हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी 10,000 जीके जीएस क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम सारे स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक ऑलरेडी हम इस सीरीज़ में 58 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस सीरीज़ में, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 59। तो फ्रेंड्स, हर पार्ट में हमने यहाँ पर टॉप 50 MCQs को डिस्कस किया है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपसे स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो उसके लिए आप हमारी इस सीरीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टैटिक जीके में, क्योंकि हम यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा स्पेशल फोकस है जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर, और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए विद दिस नोट आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ये है हमारी 10,000 जीके जीएस का MCQ बैच, और ये टोटली रवि सर के नोट्स हैं। तो अगर आप हमारे इन लेक्चर्स को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारे लेक्चर्स फ्री में अवेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इन वीडियोस को एड फ्री होकर देखें, तो आप इसके लिए हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको कॉम्बो प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस, फ्री PDF और फ्री अनलिमिटेड टेस्ट का। ठीक है, ये हमारे कुछ फीचर्स हैं पेड बैच के। सबसे पहली बात, आपको डेली क्लास प्रोवाइड की जाएगी एप्लीकेशन पर, और ये लेक्चर्स आप एड फ्री होकर देख सकते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया होगा हर क्वेश्चन का। जीएस के यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर हम स्पेशल फोकस रख रहे हैं प्रीवियस ईयर और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर। साथ ही ये पूरा कोर्स हम आपको बाईलिंगुअल फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या फिर हिंदी में कंफर्टेबल हैं, दोनों ही केसेस में आप इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके लिए प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे जीके जीएस पेड वीडियो की कैटेगरी में जाना है। यहाँ से आप 10,000 जीके जीएस PYQ MCQ वीडियो कोर्स का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो फिर आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, जहाँ पर आप हर सेट में जाकर यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ से आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और यहाँ से फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सी रिवर है जिसका नाम होता था दक्षिण गंगा एंशियंट टाइम्स में? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गोदावरी रिवर। ठीक है, जो भी अब हमारी प्रेजेंट में रिवर्स हैं, उनके नाम कई बार अलग हुए हैं एंशियंट टाइम्स में। जैसे कि गोदावरी, जो अब हम प्रेजेंट रिवर को जानते हैं गोदावरी, इसका पहले नाम था दक्षिण गंगा। ठीक है, इसी तरह से जो अभी हम प्रेजेंट में झेलम रिवर पढ़ते हैं, झेलम रिवर का पहले नाम होता था वितस्ता। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से चेनाब रिवर, जो बहुत ही फेमस एक रिवर है, इसका नाम पहले हुआ करता था अस्किनी। ठीक है, और थर्ड रिवर है यहाँ पर व्यास। व्यास रिवर का नाम पहले था विपाशा। तो एटलीस्ट ये जो 4 रिवर्स यहाँ पर लिखी हैं, इंक्लूडिंग गोदावरी, इनके एंशियंट नाम से याद रखिएगा कि इनके पुराने नाम क्या थे। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि देखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार केरल में साक्षरता दर क्या दर्ज की गई थी? 2011 का जो सेंसस हुआ था, उसमें केरला राज्य के अंदर हमारा लिटरेसी रेट कितना था? तो हम जानते हैं कि केरला लिटरेसी के मामले में बहुत ही आगे है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 94%। ठीक है, यहाँ पर साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट था 94% तक। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा 2011 में सेंसस हुआ था, ये हमारा 15th नंबर का सेंसस था, और इसके बाद जो हमारा 16th नंबर का सेंसस है, वो अगले साल होगा 2027 में। ठीक है, तो 17 सालों के बाद ये सेंसस होने वाला है फाइनली। इसके 2 फीचर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात ये कि ये हमारा ऐसा पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है, फुली डिजिटल सेंसस ये रहेगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम कास्ट को भी काउंट करेंगे, यानी कास्ट बेस्ड ये हमारा सेंसस रहेगा। ठीक है, तो 16th जो सेंसस है 2027 में जो कि होगा, इसके बारे में ये 2 स्पेशल फीचर्स आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जब बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते हैं या बहुत ज़्यादा फेमस हुए होते हैं एंशिएंट टाइम्स में, तो उनका जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या किस क्षेत्र से वो संबंधित हैं वो आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया यहाँ पर फ्लूट यानी बांसुरी से संबंधित हैं, ठीक है। बांसुरी वो बहुत ही अच्छा बजाते थे और इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। नेक्स्ट है भारत में इनमें से कौन सा संगठन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है। इनमें से कौन सी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि स्टैटिस्टिक्स को कंपाइल करते हैं रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी डेटा है इसको इकट्ठा करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप NSSO के नाम से जानते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग भी है। देखते ही आपको तुरंत याद आना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग के साथ, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के? चेयरमैन कौन होते हैं? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग में, ठीक है। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग थे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की थोड़ी सी, तो नीति आयोग में हाल ही में नई CEO अपॉइंट हो गई हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है निधि चिबर, ठीक है। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने BVR सुब्रमण्यम को सक्सीड किया है, ओके। तो याद रखिएगा नीति आयोग में प्रेजेंट में CEO का एडिशनल पदभार संभाला है निधि चिबर ने और इन्होंने रिप्लेस किया है BVR सुब्रमण्यम को। अगला है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति डैश है। तो फंडामेंटल राइट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये किस कैटेगरी में आता है? तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका आता है राइट टू इक्वालिटी यानी समता के अधिकार में, ठीक है। यानी सभी को समानता का अधिकार है, इसलिए किसी के साथ भी आप ये छुआछूत की चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी आपका कौन से आर्टिकल में है? 14 से लेके 18 नंबर तक के आर्टिकल में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है 25 से लेके 28 यानी 25 से लेके 28 नंबर के आर्टिकल में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 और 24 आर्टिकल में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है। तो थोड़े से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, याद रखिएगा इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको एक टाइटल दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, क्या टाइटल था वो? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सिर्फ इसी स्टेटमेंट से आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, किस आर्टिकल को कहा। इस तरह से घुमा फिरा के बार बार वही चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है ये आर्टिकल नंबर 32 है आपका। इसके अंतर्गत होता क्या है, मैं समरी में आपको बताती हूँ। इसके अंतर्गत ये है कि अगर आपको फील होता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है किसी भी वे में, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये है आर्टिकल नंबर 32। तो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका टाइटल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये टाइटल दिया था। यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी में याद रखिएगा कि 5 चीज़ों के बेसिस पर सभी को इक्वालिटी का अधिकार है। कौन कौन सी ये 5 चीज़ें हैं? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इन 5 चीज़ों के बेसिस पर किसी भी इंसान से आप किसी भी तरह का असमानता की चीज़ नहीं दिखा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इंडिया की रोड्स कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई होती हैं बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी। तो इंडिया की जो रोड्स हैं वो टोटल 6 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइडेड होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहला आपका हो गया एक्सप्रेसवे जो कि सबसे हाई क्लास की रोड्स मानी जाती हैं। दूसरा यहाँ पर हो गया नेशनल हाईवेज़। तीसरा है यहाँ पर स्टेट हाईवेज़। चौथा है आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। फिर 5th है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और फिर 6th है यहाँ पर आपका विलेज रोड्स, ठीक है। तो ये आपके 6 कैटेगरीज हैं रोड्स की इंडिया के अंदर बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी इनको डिवाइड किया गया। एक्सप्रेसवे इसमें से सबसे हाईएस्ट या लग्जरियस फॉर्म है रोड का जो 6 लेन का यूजुअली आप देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी जी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में, ठीक है, जनवरी 1915 में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 9 जनवरी को वापस आए थे 1915 में, और इसीलिए अब हम हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं NRI डे, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे। ठीक है, तो याद रखिएगा NRI डे आपका होता है 9 जनवरी को। और क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़कर इंडिया वापस आ गए थे। ठीक है, तो इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस। अगला है फुटबॉल लीग। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो ये एक फ़ुटबॉल गेम है, आपका फुटबॉल चैम्पियनशिप होती है इंडियन सुपर लीग, और इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी 2013 में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग आपका अलग है और IPL अलग है, इंडियन प्रीमियर लीग। ये किससे रिलेटेड है? आपका क्रिकेट के साथ रिलेटेड है। और फिलहाल IPL 2026 स्टार्ट हो चुके हैं 28 मार्च को। और यहाँ पर याद रखिएगा हमारे डिफेंडिंग चैम्पियंस कौन है? तो RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी नाम की किताब किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ज्योतिराव फुले। ठीक है, इनकी फेमस किताब थी गुलामगिरी, और अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में है दयानंद सरस्वती। ये किसके लिए जाने जाते हैं? इन्होंने एक स्लोगन दिया था जो बहुत फेमस हुआ और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ये एक स्लोगन क्या था? गो बैक टू वेदास। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गो बैक टू वेदास स्लोगन किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी विवेकानंद जी जाने जाते हैं रामकृष्ण मिशन के लिए। ठीक है, ये फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन के लिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद राजा राम मोहन रॉय को सब जानते हैं कि ये क्या हैं? ये फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस हैं। इन्होंने बहुत सारा काम किया था चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? आगरा फोर्ट जो बहुत ही फेमस है, इसको किस मुगल रूलर ने डेवलप किया था? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, अकबर। अकबर ने ये आगरा फोर्ट क्रिएट किया था। ऑप्शन में बाबर हैं, और बाबर फाउंडर हैं आपके किस चीज़ के? मुगल डायनेस्टी के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, फाउंडर ऑफ मुगल्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर जब इनकी लड़ाई होती है लोधी डायनेस्टी के साथ, यानी बाबर वर्सेस लोधी डायनेस्टी, उस टाइम पे इसको नाम दिया गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और इसी के बाद से मुगल्स ने अपने कदम जमा लिए थे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में। इसमें बाबर वर्सेस लोधी डायनेस्टी था, जिसमें बाबर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जीत गए थे, जिसके बाद ही इन्होंने इंडिया के अंदर अपने कदम जमाए थे। नेक्स्ट है गुजरात में डैश मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का विक्रय केंद्र था। इन गुजरात डैश वॉज द सेंटर फॉर द वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में जो गुजरात राज्य है, यहाँ पर सूरत सिटी जो पड़ती है, ये वेस्टर्न ट्रेड के लिए सुपीरियर माना जाता था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सूरत। इसी तरह से हम जब पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, और इसके अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। ठीक है, लोथल में क्योंकि क्या चीज़ है, यहाँ पर हमें एक डॉक यार्ड यानी बंदरगाह मिलता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करवा रही हूँ, जिससे कि आपका सारा कुछ प्रिपेयर कर होते चले एक साथ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में याद रखिएगा डॉकयार्ड हमें कहाँ से मिला है? तो लोथल से। अगला है केंचुआ जंतु जगत के किस समूह से संबंधित है? टू विच ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम डज द अर्थवॉर्म बिलोंग? अर्थवॉर्म आपका जो होता है, ये किस एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा के क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, सारे जो आपके एनिमल किंगडम के क्लासेस हैं उनमें अलग अलग फीचर्स होते हैं। इनका फीचर ये है कि इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड होता है, और ये किस तरह से सांस लेते हैं? रिस्पायरेशन होता है इनका वाया स्किन या फिर गिल्स। ठीक है, यहाँ पर ये नाक का यूज़ नहीं करते, बल्कि स्किन या फिर गिल्स का इस्तेमाल करते हुए सांस लेते हैं। तो अर्थवॉर्म आपका इसी कैटेगरी में आता है, एनेलिडा में। ठीक है, अगला है डैश जम्मू और कश्मीर के खाना बदोश हैं। इनमें से कौन सी एक कम्युनिटी है जो जम्मू कश्मीर के नोमैड्स माने जाते हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुर्जर बकरवाल। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ये जम्मू कश्मीर के नोमैड्स माने जाते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास भोटिया है। भोटिया जो हैं ये कम्युनिटी है उत्तराखंड की, स्पेशली प्रीडोमिनेंटली हम बात कर रहे हैं, बाकी थोड़े बहुत लोग अलग अलग राज्यों में भी आपको मिल जाएंगे। गड्डी शेपर्ड्स की यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपको प्रीडोमिनेंटली हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, और यहाँ पर जो शेरपास हैं ये नेपाल, इंडिया
और तिब्बत में भी आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ के नोमैड्स होते हैं गुर्जर बकरवाल। नेक्स्ट है मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज का नाम बहुत आता है एंशिएंट हिस्ट्री में। ये एक एम्बेसडर यानी राजदूत थे और इनको किसने भेजा था और किसके कोर्ट में भेजा था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रीक रूलर के द्वारा भेजे गए थे और चंद्रगुप्त के कोर्ट में इनको सेंड किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूनानी के द्वारा ये सेंड किए गए थे, यूनानी शासक के द्वारा, और किसके कोर्ट में? तो चंद्रगुप्त के कोर्ट में। जो पिछले टाइम पर ऐसे अलग अलग लोग इंडिया आए थे उनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके फाहियान। फाहियान जो हैं ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे और ये किसके टाइम पर आए थे? ये गुप्ता एरा में इंडिया आए थे और स्पेशली किसके एरा में? तो चंद्रगुप्त सेकंड के एरा में। ठीक है, इसी तरह से सेकंड नाम यहाँ पर है हुआन सांग का, और ये जो थे ये भी एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे। ये किसके टाइम पर आए थे? ये किंग हर्षवर्धन के टाइम पर इंडिया आए थे। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि H इज़ फॉर हुआन सांग एंड H इज़ फॉर हर्षवर्धन। तो ये जो 2-3 विजिटर्स थे इनके नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग निम्नलिखित में से कौन से खेल से जुड़ा है? हमने पीछे बात करी कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL जुड़ा है क्रिकेट के गेम से। अभी हाल ही में स्टार्ट भी हो गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे कप से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि डेविस कप कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस गेम में खेला जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर टेनिस। टेनिस के लिए ये जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा आपका हो गया ऊबर कप। ऊबर कप आपका बैडमिंटन के लिए जाना जाता है। इसी तरह से थॉमस कप भी आपका बैडमिंटन के लिए जाना जाता है, बैडमिंटन की फील्ड में इसको खेलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सुल्तान अजलान शाह कप। ये जो कप है ये आपका हॉकी के सेगमेंट में खेला जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो चैम्पियनशिप्स या कप्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, कई बार उनका नाम देके पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। अगला है चुनावों के बाद जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत पाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तब राजनीतिक दलों द्वारा गठित समझौता डैश कहलाता है। देखिए, कोई इलेक्शन अगर हुआ, वहाँ पर जिस पार्टी के जो वोट्स हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे, डेफिनेटली उसी की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन कई बार इलेक्शंस होते हैं तो ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी का इनफ वोट नहीं होता कि वो मेजॉरिटी को क्लियर कर सके। तब क्या होता है? तब कोलिशन यानी गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने अभी रिसेंटली बिहार के इलेक्शंस में देखा था, जहाँ पर NDA जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें 2 कौन से मेजर ग्रुप्स हैं? BJP और JD। ठीक है, और फिर बाद में जाके नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार राज्य के। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई भी एक पार्टी एनफ वोट्स नहीं एक्वायर कर पाती है तब यहाँ पर कोलिशन बनता है, यानी कि कई सारी पार्टीज मिलकर आपस में गठबंधन करती हैं अपनी सरकार को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अगला है ए सुटेबल बॉय उपन्यास किसने लिखा है? अ सुटेबल बॉय नाम की जो नॉवेल है ये लिखी है विक्रम सेठ ने। एक तो हो गया अ सुटेबल बॉय, और कल हमने पढ़ा था दूसरी एक किताब है जिसका नाम है एन अनसूटेबल बॉय। कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, अ सुटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ ने लिखी है और एन अनसूटेबल बॉय लिखी है करण जौहर ने, डायरेक्टर करण जौहर ने। ठीक है, और इसमें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, क्या इनके जीवन में है, अपनी बेसिकली जीवनी लिखी है। नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी भी जो एलिमेंट है, अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर चेक करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो आप उसका सीक्वेंस याद कर सकते हैं, और फिर अगर आपको एटॉमिक वेट देखना है तो आप उसका डबल कर सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर का जो डबल होता है वो ही आपका एटॉमिक वेट होता है, मोर और लेस थोड़ा बहुत आसपास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम 20 तक आपको जो एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट है सरकारी बजट डैश का विवरण देता है। गवर्नमेंट बजट प्रोवाइड्स द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट। तो सरकार की कितनी प्राप्तियां थी पूरे साल में और उसका व्यय कितना था, इस चीज़ का डिफरेंस बताता है आपका गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है, कितना उनको रिसीप्ट
मिला है, कितना उनका फ़ायदा हुआ और कितने उनके एक्सपेंडिचर यानी खर्चे हुए हैं, इस चीज़ का ब्यौरा देता है आपका गवर्नमेंट बजट। ठीक है, हाल ही में गवर्नमेंट बजट पेश हुआ था अभी 2026 का, और इसको पेश किसने किया था? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। इसी के साथ इन्होंने 9वीं बार बजट को संसद में पेश किया है, और याद रखिएगा कि इतनी ज़्यादा बार बजट को पेश करने वाली ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गई हैं। और अगर हम ओवरऑल फाइनेंस मिनिस्टर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार किन्होंने बजट पेश किया, तो ये है मोरारजी देसाई। इन्होंने अब तक 10 बार बजट को पेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो सेल की एनर्जी करेंसी हम किसे कहते हैं? आंसर है ए ऑप्शन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको आप मानते हैं कि ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, क्योंकि ये कहाँ से जनरेट होती है? तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया से जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट है, तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश डैश में होती है। मैक्सिमम रेनफॉल ऑन द तमिलनाडु कोस्ट अकर्स इन। तमिलनाडु कोस्ट पर सबसे ज़्यादा बारिश आप कौन से महीने में देखते हैं? आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर मंथ में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु की थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल इसकी क्या है? तो चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। गवर्नर के बारे में स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपालों का पोजीशन चेंज किया था। उनमें से एक राज्य था तमिलनाडु। पहले यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे मिस्टर RN रवि, लेकिन अब ये यहाँ पर गवर्नर नहीं है, बल्कि यहाँ पर नए गवर्नर बन गए हैं मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर्स का भी हिस्सा है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नाटी इज़ द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ये डांस आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश राज्य में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ का फोक डांस है। इसी तरह से लावणी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लावणी महाराष्ट्र राज्य का फोक डांस है। और यहाँ पर केरला के बारे में याद रखिएगा, केरला में एक बहुत ही फेमस डांस कौन सा होता है? ये है कथकली। ठीक है, ये यहाँ का क्लासिकल डांस है। अगला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था 1990 में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम क्या कहते हैं? इनको कौन सा एक टाइटल मिला था? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। और हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आर्टिकल नंबर 32 को इन्होंने हार्ट एंड सोल का टाइटल दिया था कि हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है, मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? मृणालिनी साराभाई किस डांस के लिए जानी जाती हैं? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भरतनाट्यम और कथकली। ये 2 डांस फॉर्म्स के लिए ये जानी जाती हैं। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का डांस है, कथकली है केरला का डांस। ठीक है, फिर यहाँ पर कथक है। कथक आपका नॉर्दर्न इंडिया का डांस है, स्पेशली उत्तर प्रदेश का। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी डांस आपका उड़ीसा का है। ठीक है, जितने भी आपके ऐसे क्लासिकल डांस होते हैं उनके नाम याद रखा करिए कि कौन से राज्य को वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पोंगटू महोत्सव मुख्य रूप से बाजरा की कटाई से पहले किस देवता से आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है? पोंगटू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कौन सी ट्राइब मनाती है? तुत्सा ट्राइब। ठीक है, और किस लिए मनाई जाती है? तो मिलेट हार्वेस्ट के पहले एक गॉड हैं जिनकी ब्लेसिंग्स को सीख करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से वो डाइटी हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, रंग खोतक। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इनके ब्लेसिंग्स को सीख करने के लिए ये फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाती है तुत्सा ट्राइब। अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर पक्के पागा लगा होगा तो वो अरुणाचल प्रदेश राज्य का त्यौहार है, लेकिन अगर आप पक्के पागा हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ हॉर्नबिल त्यौहार की बात करेंगे, तो हॉर्नबिल त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इंडिया के अंदर प्रो कबड्डी लीग फॉर्म हुआ था आपका 2014 में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस साल फॉर्म हुई थी आपकी प्रो कबड्डी लीग। 2025 के अक्टूबर मंथ में शायद ये हुई है फिर से, इसका जो लेटेस्ट एडिशन था। और यहाँ पर विनर की हम बात करेंगे तो विनर थे यहाँ पर दबंग दिल्ली, और इन्होंने किसको हराया था फाइनल्स में? इन्होंने हराया था पानेरी पल्टन्स को। ठीक है, तो ये आपका रिसेंट जो एडिशन है प्रो कबड्डी लीग का, उसके बारे में ये डिटेलिंग है।
नेक्स्ट है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी मापने के लिए कार्यप्रणाली को संशोधित किया। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी मापने के लिए किस मानदंड पर विचार किया गया था। कई बार एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया गया है कि तेंदुलकर कमेटी किस चीज़ से जुड़ी हुई है, तो पावर्टी से। पावर्टी के रिगार्डिंग इन्होंने बहुत सारे एस्टिमेट्स किए थे, बहुत सारे रिजल्ट्स बताए थे। तो इनके हिसाब से पावर्टी मेज़र करने का क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा था, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी उपभोग व्यय, कोई पर्सन कितना कंज्यूम करता है, उसके खर्चे कितने हैं, इस चीज़ से नापा जाता है कि वो इंसान क्या पुअर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हमने बात करी तेंदुलकर कमेटी की। एक और कमेटी है जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है और ये है स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ये क्यों पूछी जाती है, क्योंकि उन्होंने ये आइडिया दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंस्टॉल किया जाए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर बाद में जाके आर्टिकल नंबर 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी किस चीज़ से जुड़ी हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ। अगला है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के नेता डैश थे। द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट सेंटर्ड ऑन लॉर्ड रामा वॉज। भक्ति मूवमेंट आपका लॉर्ड रामा को डेडिकेटेड है और इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे रामानंद। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर विवेकानंद भी ऑप्शन में है। पीछे हमने देखा कि ये किस चीज़ के फाउंडर हैं, ये रामकृष्ण मिशन के फाउंडर हैं। चीज़ों को रिवाइज करते रहा करिए फ्रेंड्स, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके क्योंकि आपका बहुत ही वास्ट होता है। रामकृष्ण मिशन कब फॉर्म हुई थी, 1897 में। ठीक है, नेक्स्ट है, जहाँ राज्य विधानमंडल का केवल एक सदनीय विधानमंडल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसा स्टेट जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हाउस होता है उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेटर है उसको नाम होता है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर बाई कैमरलिज्म है यानी 2 हाउसेज हैं, तो बाई कैमरलिज्म वाले सिर्फ 6 राज्य हैं जिनके नाम आपको रटे होने चाहिए। पहला यहाँ पर हो गया आपका महाराष्ट्र, दूसरा है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है आपका आंध्र प्रदेश, पांचवा है बिहार और छठा है कर्नाटका। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जहाँ पर आपको बाई कैमरलिज्म मिल जाएगा, तो इनके नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी। तो F1 रेस यानी फार्मूला 1 रेस पहली बार हुई थी ग्रेटर नोएडा में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी राज्य विधानसभा के लिए यानी द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में कि अगर इलेक्शन जैसे होता है और अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट सामने आता है तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा, उसको रिजॉल्व करने की आखिरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है यानी जो प्रेसिडेंट का पद है वो इंडिया के अंदर सर्वोच्च माना जाता है, तो उसके इलेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कन्फ्लिक्ट जनरेट होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य इनमें से कौन सा है, ये है डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इंडिया के अंदर। और अगर हम सबसे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो ये है सिक्किम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल की दीवानी को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। तो बंगाल की दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनली ट्रांसफ़र कर दिया गया था 1765 यानी 1765 में। 3 बैटल्स यहाँ पर बैक टू बैक होती हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। पहला हो गया आपका बैटल ऑफ प्लासी, ये सबसे पहली लड़ाई थी इंडियंस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की। 1757 में लड़ी गई थी। किसके बीच में लड़ी गई थी, सिराजुद्दौला यहाँ पर उस टाइम पे बंगाल के हेड थे सिराजुद्दौला, और यहाँ पर इनकी लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन इनको जो है चीट कर लेते हैं इनके कमांडर, जिसके बाद इनकी हार होती है। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी में थोड़ा थोड़ा जो बंगाल की पावर है वो कम हुई। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर बैटल हुई बैटल ऑफ चिंसौरा। ठीक है, बैटल ऑफ चिंसौरा में थोड़ी और कम हुई। और फिर फाइनली जो थर्ड बैटल थी जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कदम इंडिया में पूरे तरीके से जमा लिए थे, स्पेशली बंगाल में, क्योंकि ये 1764 में लड़ी गई। इसमें 3 इंडिया की तरफ से मेजर पावर्स थे जिन्होंने लड़ाई की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। कौन कौन थे ये, पहले हो गए नवाब ऑफ बंगाल शुजाउद्दौला, उसके बाद दूसरे यहाँ पर थे
मीर कासिम, और तीसरे यहाँ पर थे मुग़ल एम्परर जिनका नाम था शाह आलम। ठीक है, ये मुग़ल किंग थे शाह आलम II। इन्होंने लड़ाई करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, लेकिन फाइनली ये सारे लोग हार गए थे। ठीक है, और इनके हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत ही अच्छा प्रिविलेज मिला और उन्होंने अपने कदम पूरे तरीके से बंगाल में जमा लिए। इनकी जो बंगाल की दीवानी थी वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है और उसके अगले ही साल 1765 में इनकी जो दीवानी है, बंगाल की दीवानी, वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को इनके हारने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉट किस चीज़ की यूनिट है? ये पावर की यूनिट होती है। न्यूटन आपकी फोर्स की यूनिट है। याद रखिएगा, जूल 3 चीज़ों की यूनिट होती है, सिर्फ एक की नहीं होती है। जूल आपकी यूनिट है वर्क की, इसके अलावा एनर्जी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और हीट के लिए भी यूज़ होती है। ये 3 चीज़ों के लिए यूनिट है जूल। ओके, नेक्स्ट है मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया। क्वेश्चन अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है कि मुगल एम्परर शाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट किया था दीवाल ऑफ द प्रोविंस ऑफ द बंगाल कब? बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कि 1764 में हुई थी, उसके जस्ट 1 साल के बाद, यानी 1765 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीबा किस प्रकार प्रजनन करता है? अमीबा किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द्विखंडन के साथ, यानी बाइनरी फिजन के साथ। ये एक फॉर्मेट होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और इसी की हेल्प से अमीबा रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन आपका स्टैब्लिश हुआ था अंडर नीति आयोग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में हमने पीछे भी डिटेल में बात करी है। नीति आयोग फॉर्म हुआ था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में, यानी 1920 में। महात्मा गांधी जी के 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो बहुत फेमस हुए। पहला नॉन कॉपरेशन था, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस था और तीसरा क्विट इंडिया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ, सिविल डिसोबीडियंस 1930 में और क्विट इंडिया 1942 में। तो ये तीनों के नंबर्स याद रखिएगा, कौन से ईयर में ये तीनों मूवमेंट्स शुरू हुए थे। नेक्स्ट है सत्रिया नृत्य एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप की उत्पत्ति भारत के किस राज्य के सत्रों या मठों में हुई थी? सत्रिया डांस अक्सर पूछा जाता है कि ये कौन से राज्य का डांस है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, असम राज्य का। ठीक है, यहाँ पर मणिपुर ऑप्शन में है। मणिपुर में एक क्लासिकल डांस चलता है जिसका नाम है मणिपुरी। उड़ीसा में भी चलता है, इसका नाम है ओडिशी। ठीक है, तो नाम से आप समझ जाएंगे कौन से राज्य का है। सत्रिया बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा ये असम राज्य का डांस है। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम बहुत ही फेमस है, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं और ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो ये शहनाई बजाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, इनका नाम शहनाई से जुड़ा है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंगा पर विजय प्राप्त की थी? तो कितने सालों के बाद एम्परर अशोका ने कॉन्कर किया कलिंगा को अपने राज्याभिषेक के बाद? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सालों के बाद, बी ऑप्शन। ठीक है, एम्परर अशोका कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? मौर्य डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। मौर्य डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? इसको फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और कौन सा एक रिलीजन है जिसको एम्परर अशोका ने बहुत प्रमोट किया बाद में? आंसर हो जाएगा बुद्धिज़्म को। ये बुद्धिज़्म के बहुत बड़े प्रवक्ता बन गए थे बाद में। ओके, तो बुद्धिज़्म रिलीजन को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था अपने आखिरी के फेस में। नेक्स्ट है एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? एलोरा कैलासा टेम्पल को यहाँ पर किसने कंस्ट्रक्ट किया था? सी ऑप्शन, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है ये इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? इसके फाउंडर हैं दांती दुर्गा। ये क्वेश्चंस भी क्योंकि एग्जाम में पूछे गए इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। दांती दुर्गा फाउंडर हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के लिए। और एलोरा कैलासा टेम्पल आपका कहाँ पर लोकेटेड है? प्रेजेंट डे महाराष्ट्र राज्य में। अगला है हीराकुंड बांध, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ये किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड डैम बहुत ही फेमस डैम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स क्योंकि ये है। और इसको किस रिवर पर बनवाया गया? आंसर है महानदी रिवर के ऊपर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश कहा जाता है। सतलज और काली
रिवर्स के बीच का जो पार्ट है हिमालयाज़ का, उसको आप क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हिमालय को भी सेग्रीगेट किया गया है अलग अलग कैटेगरीज़ में। जैसे कि अगर हम इसकी हाइट वाइज देखेंगे तो इसको ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और फिर लेसर हिमालय, और फिर फोर्थ शिवालिक हिमालय, इस 4 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। इस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे इसका अलग अलग डिवीज़न होता है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल याद रखिएगा सतलज और काली रिवर्स के बीच का जो पार्ट आता है हिमालय का, उसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान डैश द्वारा लिखित है, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया था। ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की जो किताब है, इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्व कर चुके हैं एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स आजकल एक किताब है जो बहुत ज़्यादा चर्चे में आई है, इसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, और इस किताब को किसने लिखा है, इस किताब के लेखक हैं जनरल M.M. नारवने। ठीक है, कोई भी फेमस पर्सन अगर किताब लिखेंगे या फिर किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर किताब लिखी जाएगी, दोनों ही केसेस में आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब लिखी है M.M. नारवने ने। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इंडिया का है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ये सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है हमारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 1935 में ये फॉर्म हुआ था, और बाद में जाके 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया था। नेक्स्ट है उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली को डैश कहा जाता है, तो नॉर्दर्न इंडिया में जो आपको स्टाइल मिलेगा टेम्पल आर्किटेक्चर का, वो कैसा होगा। यूजुअली आपको नॉर्दर्न इंडिया में नगरा स्टाइल के टेम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके कुछ फेमस अगर हम एग्जांपल्स देखें तो आपका कोणार्क सन टेम्पल हो गया, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। इसके अलावा लिंगराज टेम्पल, ये सारे जो टेम्पल्स के डिज़ाइंस हैं ये आपको नागर स्टाइल पर मिलेंगे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर देयर मॉडर्न नेम ट्रेडिशनली नोन एज, तो फंडामेंटल राइट्स को हम और क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके नेचुरल राइट्स यानी प्राकृतिक अधिकार माने जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, कौन से देश से हमने ये लिया है, तो US के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट है मोराइन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मोराइन का मतलब है ग्लेशियर द्वारा ले जाया और जमा किया गया पदार्थ। ग्लेशियर्स जो चीज़ें लेकर जाते हैं और इकट्ठा कर देते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं मोराइन। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आज का आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसमें से कौन सा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर या वाटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आयरन। न्यूट्रिएंट आपके 2 तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को आप बल्क में कंज्यूम करते हैं तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर थोड़े से अमाउंट में कंज्यूम करके आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे तो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे किया जाता है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वाटर, ये सब आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में स्पेशली 2 चीज़ें आती हैं, पहला आपका हो गया विटामिन और दूसरा हो गया मिनरल्स। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी मात्रा में भी सफिशिएंट हो जाते हैं आपकी बॉडी के लिए, इसलिए हम इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो आयरन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आपने हर क्वेश्चन की डिटेलिंग समझ ली होगी। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। पहला प्रश्न है आपके लिए, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। और तीसरा प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि क्लास आपको कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप अपना व्यू भी कमेंट में लिख सकते हैं। डेफिनेटली हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.